हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और मैथ फाउंडेशन बैच में पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट किया था। तो अब बारी है नए टॉपिक की और नए टॉपिक के रूप में हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को। तो आइए इस नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बेहद ध्यान से इस पूरे टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक के थ्योरी को देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से इसके सभी क्वेश्चन को टाइप वाइज करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। देखिए, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए ना, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में CI से दर्शाएंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट को हम लोगों ने SI से दर्शाया, उसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट को हम दर्शाएंगे CI से। तो अगर हम बात CI की करें, चक्रवृद्धि ब्याज की करें, तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है ना, पहले हम लोग बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट किया है। साधारण ब्याज के केस में क्या होता था कि प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होता है। साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होता है, क्योंकि प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है वो आपका मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। प्रत्येक साल का ब्याज किस पे जोड़ा जाता है? मूलधन पे जोड़ा जाता है साधारण ब्याज के केस में। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है कि प्रत्येक अगले साल का ब्याज जो होगा वह पिछले साल के तुलना में बढ़ता जाएगा। प्रत्येक अगले साल का ब्याज पिछले साल के तुलना में बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्याज जो है वह आपका जुड़े हुए राशि पे जोड़ा जाता है, यानी मिश्रधन पे ब्याज जोड़ा जाता है। कहने का मतलब है कि ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। तो यह आपका बेसिक डिफरेंस है साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल मूलधन पर ही ब्याज जोड़ा जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपका मूलधन क्वेश्चन में दे रखा है, मूलधन को P से डिनोट करते हैं। इन चीज़ों को तो हम लोग पीछे क्लास में देख चुके हैं। मान लीजिए कि मूलधन 1000 रुपये दे रखा है और रेट जो है ना वो आपका 10% दिया जाए और टाइम 3 वर्ष। टाइम आपका कितना दिया जाए? 3 वर्ष दिया जाए। तो साधारण ब्याज तो आपको पता ही है कैसे निकालते थे, सीधे हम लोग परसेंटेज ब्याज निकाल लेते थे, रेट गुने टाइम, है ना। और परसेंटेज ब्याज यानी कि परसेंटेज SI पे ही जो पूरा टॉपिक था उसके मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोगों ने सोल्व किया था। हमने आपको बताया भी था कि केवल आप परसेंटेज ब्याज निकालना सीख गए तो सिंपल इंटरेस्ट के मैक्सिमम चीज़ों को आप सीख गए हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पर हम लोग पूरे क्वेश्चन को सोल्व किए थे। तो साधारण ब्याज अगर देखा जाए तो 10% वार्षिक दर से 3 साल का साधारण ब्याज 30% होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कैसे जोड़ा जाएगा समझिएगा। रेट जो भी होगा, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि CI का क्वेश्चन हो या फिर SI का क्वेश्चन हो, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है वह होता है रेट। और रेट वास्तव में क्या होता है, तो रेट वास्तव में 1 साल का ब्याज ही होता है, क्योंकि रेट के साथ हमेशा मिलेगा शब्द 10% वार्षिक दर से, है ना। 10% वार्षिक दर से, इसका मतलब कि धनराशि पर 1 वर्ष में 10% ब्याज जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि पहले साल का ब्याज क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का ब्याज हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ईयर का ब्याज क्या होगा। तो ब्याज देख लीजिए कितना जोड़ा जाएगा, जितना रेट है उतना ही ब्याज जोड़ा जाएगा, है ना। तो मूलधन कितना है आपका 1000, तो 1000 का ब्याज किस पे जोड़ा जाता है सर? ब्याज तो मूलधन पर ही जोड़ा जाता है। तो 1000 का ना 10% ब्याज जोड़ा जाएगा। जितना भी रेट होगा ब्याज तो उतना ही जोड़ा जाएगा, चूंकि पहला साल है तो पहला साल तो ब्याज मूलधन पर ही जोड़ा जाएगा। तो 1000 का 10% निकालिए, प्रतिशत से 00 कैंसिल, क्योंकि प्रतिशत का मतलब अट्टा में 100। तो यहाँ पे 100 आया, यानी पहले साल का ब्याज आपका कितना हो गया? 100 रुपये हो गया। अब यह जो पहले साल का ब्याज आया है ना, पहले साल का ब्याज, इस ब्याज को अब मूलधन में ऐड कर लीजिए। तो ब्याज को अगर मूलधन में ऐड करिएगा तो 1000 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 1100। अब जो दूसरे साल का ब्याज जोड़ा जाएगा ना, इस 1100 रुपये पे जोड़ा जाएगा। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज किस पे जोड़ा जाएगा? 1100 रुपये पे जोड़ा जाएगा। यानी मूलधन तो इसमें रहेगा ही, साथ में 1 साल के बाद जो भी ब्याज मिला उसको अब हम इसमें ऐड कर दिए और अब इस राशि पर ब्याज जोड़ेंगे। और ब्याज कितना जोड़ेंगे? तो जितना रेट होगा ब्याज उतना ही जोड़ा जाएगा।
लेकिन ब्याज किसका जोड़ा जाएगा, वो जुड़े हुए राशि का। तो अब आप 1100 का 10% निकालिए, प्रतिशत से 00 कैंसिल, कितना आ गया 110 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले साल का ब्याज आपका मात्र 100 रुपये था, जबकि दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया 110 रुपये हो गया। इसके पीछे कारण क्या बना, तो इसके पीछे कारण यह बना कि 1000 रुपया का तो ब्याज हम लोग जोड़े ही, साथ में जो 100 रुपया 1 साल बाद ब्याज हमें मिला उस पर भी ब्याज जोड़ा गया, जिसके वजह से दूसरे साल का ब्याज आपका कितना हो गया 110 हो गया। अगर हम तीसरे साल का ब्याज निकालें तो अब कौन सी राशि पे ब्याज जोड़ा जाएगा, तो देखिए 1 साल बाद धनराशि मेरा कितना हो चुका था 1100, अब इसमें 110 रुपया ब्याज और बना, यानी धनराशि हमारा अब कुल कितना हो चुका है 1210। 2 साल के बाद मूलधन और ब्याज मिला के कितना हो जाएगा 1210। पहला साल 1000 था, 100 रुपया ब्याज, और दूसरे साल का 110 रुपया ब्याज, तो सबको जोड़िए 1000 और 1100 और 110 1210, यानी दूसरा साल जो है 2 साल के बाद जो है जो तीसरा साल का ब्याज जोड़ा जाएगा ना, वो आपका 1210 रुपये पे जोड़ा जाएगा। अब 1210 का 10% निकालिए, प्रतिशत से 00 कैंसिल, कितना हो जाएगा 121। तो तीसरे साल का ब्याज आपका 121 रुपये हो जाएगा। तो यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज के केस में होता है कि जो भी ब्याज मिलता है ना, उसको हम लोग मूलधन में ऐड कर लेते हैं और उस जुड़े हुए राशि पे हम लोग ब्याज निकालते हैं। लेकिन अगर साधारण ब्याज का केस होता तो पहला साल का ब्याज भी 100 रुपये, दूसरा साल का ब्याज भी 100 रुपये, तीसरे साल का भी ब्याज 100 रुपये, 10वें साल का ब्याज भी 100 रुपये, प्रत्येक साल का ब्याज समान होता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या हो रहा है, प्रत्येक अगले साल का ब्याज जो है वो पिछले साल के तुलना में बढ़ता जाता है, क्योंकि जो भी ब्याज मिलेगा उसको मूलधन में ऐड करके उस राशि पे ब्याज जोड़ा जाता है। तो यह था आपका बेसिक डिफरेंस साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। अभी तक हम लोगों ने कुछ देखा नहीं है, बस डिफरेंस देखा है कि साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या डिफरेंस होता है। और अभी तक हम लोगों को यह पता चला है कि साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष का ब्याज आपस में समान होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में प्रत्येक अगले साल का ब्याज पिछले साल के तुलना में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब आगे देखिए, एक वर्ष की अगर बात करें, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग अलग अलग वर्षों का अलग अलग तरीके से निकालना सीखेंगे, और मुख्य रूप से हम लोग 2 साल और 3 साल वाला देखेंगे मुख्य रूप से, ठीक है। फिर इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को सीखना है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को 2 साल और 3 साल वाला के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो देखिए अगर हम 1 साल की बात करें ना, तो 1 साल के केस में जो साधारण ब्याज होगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा, यानी 1 साल के केस में हमें सीआई निकालने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर बात 1 साल का हो ना, तो जो सीआई होगा वह किसके बराबर होगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वह किसके बराबर होगा, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज किसके बराबर हो जाता है, रेट के बराबर हो जाता है। जैसे क्वेश्चन में अगर रेट दे दिया 10%, इसका मतलब 1 साल का साधारण ब्याज भी 10% और चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका 10% होगा। 1 साल के केस में जो रेट होगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वही आपका साधारण ब्याज होगा। तो 1 साल के केस में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि रेट के बारे में तो हमने आपको बताया कि रेट भी क्या होता है, 1 साल का ब्याज होता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज जो चेंज होगा, जो राशि आपका चेंज होता है वह तो 1 साल के बाद होता है, क्योंकि 1 साल पहले साल तो चाहे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज जोड़े या साधारण ब्याज जोड़े, मूलधन पर ही जोड़ेंगे। 1 साल के बाद जो ब्याज मिलेगा वहाँ से साधारण ब्याज आपका अलग होगा और चक्रवृद्धि ब्याज अलग होगा। तो 1 साल के केस में सीआई बराबर क्या होगा, एसआई होगा, और वह किसके बराबर होगा, रेट के बराबर होगा। तो हमें मुख्य रूप से कितने साल को पढ़ना है, 2 साल। तो हम लोग अब देखेंगे 2 ईयर वाला, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। बहुत ही ध्यान से इसको समझना है, फॉर 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के केस में जो है हम लोग सीआई कैसे निकालेंगे। और सीआई यहाँ पे हम लोग परसेंटेज में निकालना सीखेंगे। जैसे आप एसआई परसेंटेज में निकालना सीखे थे, उसी तरीके से सीआई हम लोग परसेंटेज में निकालना सीखेंगे। और एक बार सीआई परसेंटेज के फॉर्म में आ गया तो फिर रुपए में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीआई हमारा आ गया 40%, तो किसका 40%, मूलधन का। ब्याज हमेशा मूलधन पे ही तो जोड़ा जाता है, मूलधन का 40% निकाल देंगे। अगर सीआई हमारा 30% आ गया तो मूलधन का हम 30% निकाल देंगे। तो हमें सीआई निकालना यहाँ पे सीखना है 2 साल के केस में, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही चीज़ है इस पूरे टॉपिक का। तो 2 साल के केस में देख लीजिए सीआई बराबर क्या होगा। 2 साल के केस में सीआई बराबर होगा एसआई। एसआई तो आपको निकालना ही है, ठीक है, परसेंटेज में एसआई तो आपको निकालना ही है। और एसआई क्या होता है, एसआई होता है रेट गुना टाइम। एसआई क्या होता है आपका, रेट और टाइम
का गुणनफल होता है। तो एसआई तो निकालना ही है और साथ में इसमें अलग से ऐड कितना करना है, अलग से ऐड करना है रेट का स्क्वायर। मतलब 2 साल के केस में सीआई बराबर एसआई प्लस रेट का स्क्वायर। मेरे साथ साथ आपको इस फॉर्मूला को ना याद कर लेना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला हम लोग देखे हैं, नंबरिंग ही कर लेते हैं, सीआई बराबर एसआई प्लस रेट का स्क्वायर। एक चीज का और ध्यान रहे कि जब भी आप रेट का स्क्वायर करिएगा ना तो इसमें आप दशमलव डाल दीजिएगा, है ना। एक छोटा सा काम आपको कर देना है, क्या करना है, दशमलव डाल देना है। कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद, 0.2 अंकों के बाद आपको डाल देना है, 0.2 अंकों के बाद। जब भी आप रेट का स्क्वायर करें तो आपको दशमलव डाल देना है, कितने अंकों के बाद, 2 अंकों के बाद। अच्छा, 2 अंक के बाद दशमलव क्यों डालते हैं इसको भी समझ लीजिए। रेट जहां भी मिलेगा किस फॉर्म में मिलेगा, प्रतिशत के फॉर्म में मिलेगा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100, और बट्टा में 100 का मतलब होता है किसी भी संख्या में जब आप 100 से भाग करिएगा ना तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो यही कारण है कि 2 अंक के बाद हम लोग दशमलव डालेंगे जब भी रेट का स्क्वायर करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका सीआई का, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। 2 साल के केस में सीआई बराबर एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, और जब रेट का आप स्क्वायर करिएगा तो इसमें दशमलव आपको डाल देना है 2 अंकों के बाद। और इससे जो सीआई निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा, परसेंटेज के फॉर्म में निकलेगा। पूरा एसआई आप परसेंटेज के फॉर्म में निकाले थे, है ना। तो आपका यहाँ से जो सीआई निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, परसेंटेज में। फिर हम लोग आसानी से इसको रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, देखिएगा। पहला एग्जाम्पल इसका देखिए, एक क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका रेट दे दिया, रेट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। रेट अगर दे दिया है 8%, ठीक है, रेट कितना दे दिया है 8%, और क्वेश्चन में ना आपका टाइम दे दिया है 2 वर्ष। चूंकि अभी हम लोग 2 वर्ष के केस में ही चल रहे हैं, इसलिए टाइम हमारे क्या मिलेगा यहाँ पे 2 ईयर्स ही, 2 साल ही मिलेगा। तो रेट अगर 8% है और टाइम 2 वर्ष है, तो इसके बेसिस पर आप बताइए कि भाई सीआई क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको किस फॉर्म में बताना है, परसेंटेज के फॉर्म में, क्योंकि एक बार परसेंटेज के फॉर्म में आप निकाल लिए तो रुपए के रूप में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रेट 8% है और टाइम 2 वर्ष है, और आपको क्या बताना है, सीआई। तो आइए सीआई निकालते हैं। सीआई बराबर क्या होता है, एसआई। अच्छा, एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब होता है रेट गुना टाइम, रेट गुना टाइम। तो 8 दूना 16, ठीक है। एसआई बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एसआई रेट गुना टाइम होता है, तो रेट 8 है, टाइम 2 वर्ष है, 8 दूना 16। रेट 7 होता तो 7 दूना 14, रेट 6 होता तो 6 दूना 12, रेट 5 होता तो 5 दूना 10, यही तो एसआई होता है। तो 8 दूना 16 यह क्या निकला, एसआई। प्लस आपको क्या करना है, रेट का स्क्वायर करना है। तो रेट कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 64, और जब भी आप रेट का स्क्वायर करें ना तो 0.2 अंकों के बाद, तो 2 अंक गिनिए, 1 2, यहाँ पे आप दशमलव डालिए। तो 16 में, है ना, यह क्या हो गया आपका, एसआई का वैल्यू इतना, रेट का स्क्वायर किया इतना। जब भी रेट का स्क्वायर करिए 0.2 अंकों के बाद जोड़िए, डालिए। अब 16 में जब आप 0.64 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, यह 16.64, यही तो होगा। और यह किस फॉर्म में आएगा, प्रतिशत के फॉर्म में आएगा। तो हमारा सीआई निकल के सामने आ गया 16.64। और अब जो भी मूलधन दिया गया होता, मान लीजिए मूलधन 1000, तो 1000 का 16.64 निकाल देते। मूलधन अगर 10,000 तो 10,000 का 16.64 निकाल लेंगे। जो भी मूलधन होगा उसका इतना % निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो वह कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मेन चीज़ आपका यही था, आपको समझना कि हमें सीआई कैसे निकालना है। और इतना हम लोग को प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेना है कि रेट कुछ भी दिया जाए हम देख के बता सके कि भाई इसका सीआई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अभी तो पहले क्वेश्चन में चले हैं। और चलिए, और इसको हम लोग चेंज करते हैं, आगे देखते हैं। इसी को हम लोग चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि रेट आपका जो है ना अब 9% हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, रेट कितना हो गया, रेट आपका 9% हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। सीआई हमें बताना है कि कितना होगा। तो सीआई बराबर क्या होता है, एसआई। एसआई का मतलब रेट गुना टाइम, तो 9 दूना 18, यह तो हो जाएगा आपका एसआई। प्लस हमें क्या करना है, रेट का स्क्वायर। तो रेट 9 है, 9 का स्क्वायर 81। अब जब भी रेट का स्क्वायर करिए 0.2 अंकों के बाद डालिए।
तो 18 में 0.81 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा यह आपका 18.81%। तो 9% वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना परसेंट होगा? 18.81% होगा। और भी एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए, देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ना रेट दे दिया 10%, ठीक है। रेट कितना दे दिया क्वेश्चन में? रेट आपका दे दिया है 10%, और टाइम क्वेश्चन में ना फिर से कितना दे दिया? 2 साल। हर बार टाइम 2 साल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोग 2 साल का ही केस अभी पढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है भाई कि CI क्या होगा। तो CI बराबर बता दो क्या होता है सर? CI बराबर ना SI प्लस रेट का स्क्वायर। तो SI क्या होता है? रेट गुना टाइम। तो रेट 10 है, टाइम 2 है, 10 गुने 2 कितना हो जाएगा? 20। तो यह तो हो गया आपका SI। प्लस क्या करेंगे? रेट का स्क्वायर। तो रेट कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। और जब भी रेट का स्क्वायर करना है तो 0.2 अंकों के बाद, तो डालिए 0.2 अंकों के बाद, यहाँ से पूर्णांक कितना निकला? केवल 1.00 यानी 1। तो 20 और 1 21, यानी 21% आपका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 2 साल के केस में CI बराबर होता है SI प्लस रेट का स्क्वायर। कोई भी रेट दिया जाए ना, आपको ना फटाक से उसका बता देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए, कोई भी रेट लेंगे उसका हम लोग CI फटाफट से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, रेट अब लेते हैं हम 4%, ठीक है। रेट कितना लेते हैं? 4% लेते हैं, और टाइम तो आपका फिक्स है 2 साल, ठीक है। टाइम के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि 2 साल के केस में चल रहे हैं तो टाइम आपका 2 साल। सिर्फ 2 साल और 3 साल वाला को अलग से पढ़ना है, बाकी सबके लिए फिर हम लोग एक ही मेथड यूज करेंगे। तो रेट आपका 4%, टाइम 2 वर्ष। अब यहाँ पे बताओ CI क्या होगा? CI हो जाएगा आपका SI, तो 4 दूना 8, प्लस रेट का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 0.2 अंकों के बाद 8 में 0.16 ऐड करेंगे तो 8.16% हो जाएगा। बड़े आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। और लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए रेट बराबर अगर 5% आ गया और टाइम 2 वर्ष। अब बताइए CI क्या होगा? CI बराबर SI, तो 5 दूना 10, 5 दूना क्या होगा? 10 होगा। 5 दूना 10 कहने का मतलब कि रेट आपका 5% है, तो SI प्लस रेट का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो SI क्या होता है? रेट गुना टाइम। तो 5% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज 10, और प्लस रेट का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 10 में 0.25 ऐड करिए, 2 अंक के बाद दशमलव भी तो डालिएगा। तो 10 में 0.25 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 10.25% हो जाएगा। कोई भी रेट लेके आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि रेट बराबर हम ले लिए 12%, ठीक है। रेट बराबर 12%, टाइम वही है, टाइम कितना चल रहा है आपका? 2 साल चल रहा है। अब बताइए इस क्वेश्चन में भाई कि CI बराबर क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो SI तो 12 दूना 24, यही तो होगा, 12 दूना 24, 12% वार्षिक दर से 2 साल का SI 24%, प्लस रेट का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, और जब भी रेट का स्क्वायर करिएगा 0.2 अंकों के बाद डाल लीजिए यहाँ पे रेट दशमलव। अब 24 में 1.44 ऐड करिए, तो 24 और 1 पूर्णांक है, तो 24 और 1 25, 25 दशमलव कितना? 44। 24 और यहाँ पूर्णांक तो एक ही है ना, तो 24 और 1 25, 25.44। कोई भी रेट दिया जाए, आप रेट को देख करके बता सकते हैं कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। जैसे रेट 7%, तो 7 दूना 14, 7 का स्क्वायर 49, 14.49%। रेट अगर 6%, टाइम 2 वर्ष, तो CI 6 दूना 12, 6 का स्क्वायर 36, 12.36%। यानी सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ आपको रेट देखना है और बता देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में रेट दे दिया 2%, ठीक है, रेट कितना दे दिया? 2%, और टाइम भी कितना है? टाइम भी आपका 2 वर्ष है। अब निकालिए CI क्या होगा? तो CI बराबर होगा SI, तो SI 2% वार्षिक दर से 2 साल का SI, 2 दूना 4, प्लस रेट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 आ गया। अब जब भी रेट का स्क्वायर करना है 0.2 अंकों के बाद डालना है, तो जब हम रेट का स्क्वायर किए तो 1 ही अंक आया, और 0.2 अंक के बाद डालना है तो इसके पहले एक 0 डाल दीजिए, और अब आप यहाँ पे दशमलव डाल दीजिए। यानी रेट का स्क्वायर आप किए और उसमें दशमलव हमें 2 अंक के बाद डालना ही है, तो अगर 1 ही अंक आए तो इसके पहले एक 0 डालेंगे। अब 2 अंक का हो गया, अब यहाँ पे आप दशमलव को डाल दीजिए, दशमलव को डाल दीजिए। तो 4 में 0.04 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.04%,
यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। 2 साल के केस में अगर रेट 2% है, टाइम 2 वर्ष है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4.04%। क्लियर। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कर लिए हैं कि अगर केस हमारा 2 साल का हो ना, केस अगर 2 साल का हो तो CI बराबर सीधे सीधे फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, SI प्लस रेट का स्क्वायर। अब आगे चलिए, आगे हम लोग अभी 2 साल के केस में ही चल रहे हैं। अगर 2 साल का केस हो तो एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। वह दूसरा फॉर्मूला क्या है, वह है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर। देखिए 2 साल के केस में ही समान रेट पर अगर चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाले और साधारण ब्याज भी निकाले तो चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा, साधारण ब्याज कम होगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना ज़्यादा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पे आधारित बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 साल के केस में अगर CI और SI में डिफरेंस पूछा जाए तो वह आपका केवल रेट के स्क्वायर के बराबर होगा। और जब भी रेट का स्क्वायर करिए, तो हमने आपसे क्या कहा है कि जब भी रेट का स्क्वायर करिए तो दशमलव आपको कहाँ डालना है, दशमलव डालना है 2 अंकों के बाद, दशमलव 2 अंकों के बाद डालना है। ठीक है, कहाँ डालना है, दशमलव 2 अंकों के बाद। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, उसको बार बार अपने कॉपी में लिखिएगा ताकि फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। ठीक है, बार बार फॉर्मूला लिखना है, अलग अलग रेट लेकर के आपको उसका प्रैक्टिस भी करते रहना है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर 2 साल के केस में हम लोग बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा, रेट के स्क्वायर के बराबर। इसी को चलिए ना, इसी को लेकर के चलते हैं। देखिए SI इधर प्लस में है, अगर इस तरफ लेके आए तो माइनस में, तो SI को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में, तो CI माइनस SI बराबर इधर क्या बचेगा, रेट का स्क्वायर ही तो बचेगा। SI को अगर हम इस तरफ लाते हैं तो इसी से तो यह फॉर्मूला आपका बना है। और जब भी रेट का स्क्वायर करिएगा दशमलव 2 अंकों के बाद। अब यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए, देखिएगा यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में रेट दे दिया 7%। ठीक है, रेट कितना, 7%, और टाइम आपका दे दिया है 2 साल। टाइम कितना दे रखा है, टाइम 2 साल दे रखा है। अब आप इस क्वेश्चन में यह बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कि CI और SI में डिफरेंस कितना का होगा। तो CI और SI में डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर, CI और SI में डिफरेंस रेट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो रेट कितना है आपका 7, 7 का स्क्वायर कर लीजिए कितना, 49, 7 का स्क्वायर कितना, 49। अब रेट का स्क्वायर जब भी करना है दशमलव 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे दशमलव डालिए, यानी 0.49%। आप चाहे ना तो दशमलव के पहले 0 भी डाल सकते हैं। ठीक है, इससे इसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दिखने में अच्छा लगता है। तो CI और SI में डिफरेंस अगर रेट 7% है, टाइम 2 वर्ष है, तो 0.49% होगा। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितने रुपए का अंतर है, तो यहाँ पे तो आपने परसेंटेज में निकाला कि इतने प्रतिशत का अंतर होगा, लेकिन कितने रुपए का पूछा जाए तो मूलधन का हम लोग इतना % निकाल देंगे। ठीक है, मूलधन का इतना % निकाल देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, मूलधन आपका दे रखा है 1000। ठीक है, चलिए 10,000 ले लेते हैं, मूलधन 10,000 रुपये। रेट जो है ना वो आपका है 6%। ठीक है, और टाइम क्वेश्चन में दे दिया 2 वर्ष। अब सवाल आपसे यह पूछा ना, सवाल आपसे यह पूछा कि भाई आप हमें ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बता दो कितना का होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले केस कितने साल का है, 2 साल का, और 2 साल के केस में CI और SI में अंतर कितना होता है, रेट के स्क्वायर के बराबर। तो रेट 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, और जब भी रेट का स्क्वायर करेंगे दशमलव 2 अंकों के बाद, तो 1 2 यहाँ पे दशमलव, यानी 0.36% का अंतर CI और SI में हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो रुपए के रूप में अंतर पूछा जाएगा। आपने यहाँ किस फॉर्म में निकाला है, प्रतिशत के रूप में। तो अब हमारा यहाँ से आंसर क्या होगा, तो देखिए CI और SI में डिफरेंस प्रतिशत में निकाल लिए हैं, रुपए में कन्वर्ट करना है तो मूलधन का निकाल दीजिए इतना %। तो मूलधन कितना है आपका, मूलधन है 10,000। 10,000 रुपये का 0.36%, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर हो जाएगा। अब सोल्व करिए, प्रतिशत से 00 कैंसिल होगा,
और आगे देख लीजिए, अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो बट्टा में क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव, और 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा 36। यानी CI और SI में डिफरेंस कितने रुपए का होगा, 36 रुपए का होगा। तो आप परसेंटेज के फॉर्म में निकाल लिए ना, तो रुपए में हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 0.36% का अंतर होगा CI और SI में, किसका, मूलधन का। अगर हम यहाँ पे CI निकाले तो कितना हो जाएगा, 12.36। अगर हम CI निकाले तो 12.36 होगा, 6 दूना 12, 6 का स्क्वायर 36, 12.36। अब 12.36% किसका निकालेंगे, मूलधन का। मूलधन का 12.36% निकाल देंगे, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ओके, चलिए, तो CI और SI में डिफरेंस अगर आपको निकालना होगा तो बस एक छोटा सा काम आपको करना है, क्या करना है, बस रेट का स्क्वायर कर देना है। मान लीजिए रेट 8% दे दे, टाइम 2 वर्ष दे दे, तो CI और SI में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64.2 अंकों के बाद, यानी 0.64%, जीरो भी लगा सकते हैं, तो 0.64% यही आपका CI और SI में डिफरेंस हो जाएगा। कितने साल के केस में, 2 साल के केस में। तो 2 पॉइंट आप अभी समझे हैं, 2 पॉइंट आप क्या समझे हैं, CI कैसे निकालेंगे, CI बराबर होगा आपका SI प्लस रेट का स्क्वायर, और जब भी रेट का स्क्वायर करेंगे 0.2 अंकों के बाद। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या समझा है कि 2 साल के केस में CI और SI में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो CI और SI में डिफरेंस जो होगा वह रेट के स्क्वायर के बराबर होगा, केवल रेट का स्क्वायर आप करिए उसके बराबर। जैसे क्वेश्चन में रेट 8% दे दिया तो CI SI में डिफरेंस 0.64% होगा, सीधे हम मूलधन का 0.64% निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए, तीसरा पॉइंट जो आपको समझना है, तीसरा पॉइंट इसी में 2 साल के केस में ही तीसरा पॉइंट आपको समझना है कि अगर क्वेश्चन में CI और SI दोनों दे दे, अब तक तो आप देख रहे थे कि भाई CI निकाल रहे थे, SI निकाल रहे थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में CI और SI दोनों रुपए के फॉर्म में दे दे और अब आपसे रेट पूछे, तो उस केस में देखिए रेट यानी कि दर निकालने का फॉर्मूला जो पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसी का हम लोग थ्योरी देख रहे हैं यहाँ पे। तो रेट बराबर आपका देखिए क्या होगा, CI चक्रवृद्धि ब्याज माइनस SI। हमेशा देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा होगा, साधारण ब्याज कम होगा, तो आपको करना है CI माइनस SI। अच्छा, बट्टा में क्या लिखना है, बट्टा में आपको लिखना है हाफ गुने SI। हाफ गुने SI कहने का मतलब जो भी SI होगा ना उसका आधा, हाफ गुने SI मतलब साधारण ब्याज का आधा। और रेट निकालने चले हैं तो रेट आपका प्रतिशत में होगा, इस वजह से हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे कितना से, 100 से, और साथ में लगा देंगे प्रतिशत, रेट आपका निकल जाएगा। तो एक बार अच्छी तरह से इस फॉर्मूला को भी आप देख लीजिए कि अगर क्वेश्चन में CI और SI दोनों दिया जाए और तब आपसे रेट पूछा जाए तो रेट बराबर क्या होगा, CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100। इस फॉर्मूला के मदद से हम लोग अपना रेट निकालेंगे जब केस 2 साल का हो और साथ में CI और SI दोनों दिया जाए। ओके, एक एग्जाम्पल से इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में आपका दे दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना वो आपका 41 रुपये है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है, 41 रुपये है, और साधारण ब्याज जो है वो आपका 40 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया। इसके अलावा टाइम आपका दे रखा है 2 साल, टाइम कितना दे दिया, 2 साल दे दिया, और अब आपसे पूछ दिया कि भाई रेट आप हमें बता दो कि रेट क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, हमारे पास CI भी है और SI भी है, तो जब भी CI SI दोनों पता हो उस केस में रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, फॉर्मूला आपको यूज करना है CI माइनस SI। तो CI कितना है, 41 है, देख लीजिए आप, यही तो फॉर्मूला यूज करना है, CI माइनस SI। तो CI 41 है माइनस SI कितना है, 40 है, बट्टा में क्या लिखना है आपको, हाफ गुना SI। तो हाफ यानी 1/2 गुना SI जो छोटा वैल्यू होगा वही ना SI होगा, 40, और गुना प्रतिशत के लिए गुना करेंगे हम लोग 100 से। ठीक है, चलिए अब आप इसको सोल्व करिए, देखिएगा यहाँ पे 2 से काटेंगे इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 से काटेंगे इसको, 20 पंचे 100, यहाँ से 41 में से 40 माइनस करेंगे, 1 में 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 5% हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, 5% हमारा आंसर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज करना है आपको, CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने SI गुने 100। हमेशा बट्टा में SI लिखिएगा, छोटा वैल्यू। देख लीजिए इसको और थोड़ा सा शॉर्ट हम लोग करते हैं। क्या करना था आपको, सबसे पहले ऊपर में लिखना है CI माइनस SI,
सी आई माइनस एस आई, तो सी आई माइनस एस आई क्या होगा, 1 होगा। देख लो, देख के पता चल रहा है, सी आई 41 है, एस आई 40 है, तो सी आई माइनस एस आई करेंगे 1 बट्टा हाफ गुने एस आई, यानी एस आई का आधा, तो एस आई 40 है, 40 का आधा कितना होगा 20, और गुना कितना 100। बस क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। 20 से काटिए 100 को, 20 पंचे 100, आंसर आपका कितना हो गया 5%। सी आई माइनस एस आई, तो 41 माइनस 40 1 होगा, बट्टा हाफ गुने एस आई, यानी एस आई का आधा, तो एस आई 40 है, 40 का आधा 20, और गुना करेंगे हम लोग 100 से, ताकि वैल्यू प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाए। तो यह 3 फॉर्मूला आपका चलेगा कितने साल के केस में, 2 साल के केस में। तो 2 साल के केस में अब तक आपने 3 फार्मूला देख लिया, और तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूला है, और इस तीनों फार्मूला का उपयोग भी हम लोग बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर केस 2 साल का हो तो इन तीनों फार्मूला के ऊपर आपको ध्यान रखना है, और यह फार्मूला हम लोग 3 साल वाले में भी इस तरह से देखेंगे। 2 साल के केस में देख लीजिए, सी आई बराबर क्या होगा, सी आई बराबर एस आई प्लस रेट का स्क्वायर। ठीक है, सी आई और एस आई में डिफरेंस कितना होगा, रेट के स्क्वायर के बराबर। और अगर क्वेश्चन में सी आई और एस आई दोनों दिया जाए और तब आपसे रेट पूछा जाए, तो रेट बराबर सी आई माइनस एस आई बट्टा हाफ गुने एस आई, गुना हम लोग करेंगे कितना से, 100 से करेंगे। तो यह था आपका 2 साल के केस में। अब हम लोग चलते हैं 3 साल के केस में, और 3 साल वाले को भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग चलेंगे फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, यही 2 देखना है, 2 साल और 3 साल वाला। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स। अब 3 साल वाले में चलिए ध्यान से देखिएगा, 3 साल वाले केस में हम लोग सी आई कैसे निकालते हैं। 3 साल के केस में सी आई बराबर देखिए क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है एस आई, उसके बाद यहाँ पे डालना है दशमलव, देख लीजिए यह दशमलव है। ओके, उसके बाद आपको लिखना है एस आई गुने आर, एस आई गुने क्या लिखना है, आर लिखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे कॉमा, और फिर आपको लिखना है रेट का क्यूब, और इसका जो क्रिया करना है वह राइट से लेफ्ट की ओर। यह जो एरो है वो इस बात को दर्शाता है कि इसका जो क्रिया आपको करना है वो कैसे करना है, राइट से लेफ्ट की ओर करना है। अब इस चीज़ को भी हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा आप, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब आप इस दोनों को लिखिएगा ना, तो इस दोनों का अंतिम 2 अंक लिखिएगा। क्या लिखना है आपको, अंतिम 2 अंक, इस दोनों का अंतिम 2 अंक ही लिखना है, पूरा अंक नहीं लिखना है। अगर 3 अंक का होगा, अगर 3 अंक का होगा ना, तो अंतिम 2 अंक लिखेंगे, और बाकी का जो अंक है वह आगे हासिल के रूप में कैरी कर जाएगा। तो फॉर्मूला को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। यह पहला फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं, यह पहला फॉर्मूला हम लोग देख रहे हैं किसमें, 3 साल के केस में। तो 3 साल के केस में सी आई बराबर क्या होगा, एस आई दशमलव है यह, एस आई गुने आर कॉमा रेट का क्यूब। लेकिन इस दोनों का, इसका और इसका अंतिम 2 अंक ही लिखना है, पूरा अंक नहीं लिखना है। क्या करना है आपको, अंतिम 2 अंक ही लिखना है। कैलकुलेशन समझ लेते हैं, देखिएगा एक क्वेश्चन के माध्यम से। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका रेट दे दिया है 5%। ठीक है, रेट कितना दे दिया है, 5% दे दिया है, और टाइम आपका दे दिया है 3 साल। अब 2 साल वाला केस नहीं है, अब आपका केस कितने साल का हो गया, 3 साल का केस हो गया। और अब आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज अब आपको बताना है। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्रिया इसका किस तरफ से करना है, क्रिया इसका राइट से लेफ्ट की ओर करना है। तो सबसे पहले हमें करना है रेट का क्यूब। तो रेट कितना है हमारे पास, रेट है 5, तो 5 का क्यूब होता कितना है सर, 5 का क्यूब होता है 125। तो पहले आपको करना है रेट का क्यूब, रेट 5 है, 5 का क्यूब 125, इसका अंतिम 2 अंक लिखिए। तो अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा, अंतिम 2 अंक हो जाएगा 25। क्लियर, चलिए रेट का क्यूब किए, रेट 5 है, 5 का क्यूब 125, अंतिम 2 अंक लिखे हैं, यानी कितना लिखना है 25। अब बच क्या गया 1, यह अगला पे हासिल होगा। अब आगे क्या है, आगे है एस आई गुने आर। एस आई गुने आर का मतलब क्या होगा, एस आई का मतलब आपको पता है रेट गुने टाइम। अब रेट गुने टाइम में किससे गुना करना है, रेट से। एस आई का मतलब अपने आप में रेट गुने टाइम, और फिर इसमें आर से गुना, यहाँ कन्फ्यूज मत करिएगा। एस आई का मतलब रेट गुना टाइम और फिर गुना रेट। तो एस आई क्या होगा, 5 तिया 15 और फिर गुना रेट, तो 15 पंचे 75
और एक हासिल वाला 76 और 76 दो अंक का ही है, तो पूरा का पूरा अंक आप लिख दीजिए। ठीक है, फिर से देखिए एसआई गुने आर का वैल्यू, एसआई कितना होगा 5 तिया 15, एसआई क्या होगा 5 तिया 15 गुना रेट, रेट कितना है 5 15 पंचे 75, एक हासिल वाला 76, इसका दो अंक ही लिखना है, दो अंक ही है 76 लिख दिए। आगे दशमलव है तो दशमलव, और इसके आगे एसआई, एसआई का मतलब 5 तिया 15, एसआई का मतलब रेट गुना टाइम। पूरे टॉपिक में एसआई टॉपिक में आप एसआई निकालना सीखे हैं, तो 15.7625% यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रेट दे दिया 10%, ठीक है, रेट कितना दे दिया 10% दे दिया, और टाइम आपका 3 साल दे दिया। रेट 10% और टाइम कितना दे दिया, टाइम आपका 3 साल दे दिया। ठीक है, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज देखिएगा कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला तो आपको याद हो चुका होगा, फॉर्मूला क्या है, सी आई बराबर एस आई दशमलव एस आई गुणे आर कॉमा रेट का क्यूब। तो सबसे पहले रेट का क्यूब करिए, रेट का क्यूब, तो रेट कितना है 10, 10 का क्यूब बताइए क्या होगा सर, 10 का क्यूब 1000 होगा। 1000 को पूरा नहीं लिखना है, अंतिम दो अंक लिखिए, तो अंतिम में दो क्या है, अंतिम दो अंक क्या है 2 0 है, तो 2 0 लिख दीजिए। बचा कितना है 10, अगले पर हासिल होगा। अब एस आई गुणे आर, तो एस आई हो जाएगा 10 तिया 30, फिर आर से गुना तो 30 गुने 10 300, और 10 हासिल वाला कितना हो जाएगा 310, अंतिम दो अंक ही लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम 10। उसके बाद देखिए एस आई गुणे आर कर लिए, वैल्यू इतना आया, अब दशमलव डाल लीजिए। अब क्या है एस आई, एस आई मतलब रेट गुणे टाइम, तो 10 तिया 30 और 3 हासिल वाला कितना हो जाएगा 33, तो 33.100, इसका मतलब 33.1%। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 33.1%, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई कीमत नहीं है। फिर से देख लीजिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी 3 साल के केस में सीआई निकालना होगा तो सबसे पहला काम आपको करना है रेट का क्यूब। तो रेट कितना है 10, तो 10 का क्यूब 1000, और जब भी इस दोनों का अंतिम दो अंक लिखना है, तो 1000 का अंतिम दो अंक 20, तो 20 लिखिए, बच कितना गया है 10। आगे एस आई गुणे आर, एस आई का मतलब रेट गुणे टाइम, तो 10 तिया 30, रेट 10% है, टाइम 3 वर्ष है, तो 10 तिया 30% हो जाएगा आपका एस आई गुना रेट, रेट कितना है 10, तो 30 गुना 10 300, एस आई गुना रेट, तो एस आई क्या होगा, एस आई गुना रेट ही करना है ना, तो एस आई 10 तिया 30 होगा, और रेट 10, तो 30 गुना 10 300, और हासिल वाला 10, तो 310 हो गया। अब 310 का अंतिम दो अंक लिखिएगा, तो 10 लिखिएगा, पॉइंट के स्थान पर पॉइंट डालिए, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आपको डालना था। फिर एस आई 10 तिया 30, 3 हासिल वाला यानी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल और हम लोग कर लेते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में रेट आपका दे दिया 4%, ठीक है, रेट आपका कितना दे दिया 4% दे दिया, और टाइम अगर क्वेश्चन में ना, टाइम अगर क्वेश्चन में दे दिया 3 वर्ष। अब हम लोग कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अब कैसे निकालना है समझिएगा, देखते रहिएगा। बस एक और एग्जांपल करते हैं जिससे यह चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले रेट का क्यूब, तो रेट कितना है 4, 4 का क्यूब 64, अंतिम दो अंक 64 का, तो 64 दो अंक का ही है, 64 लिख दिए। सबसे पहले रेट का क्यूब, तो रेट 4 है, 4 का क्यूब 64। अब आगे एस आई गुणे आर, तो एस आई 4 तिया 12 चौके 48, कैसे करना है 4 तिया 12 चौके 48, क्योंकि एस आई होगा रेट गुणे टाइम, तो यह तो 12 हो जाएगा। फिर रेट से गुना तो 48, 48 दो अंक का ही है, तो 48 लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, दशमलव के स्थान पर दशमलव, आगे एस आई तो 4 तिया 12 यानी 12.4864%, यही आपका क्या होगा, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 3 साल के केस में। तो कहने का यह मतलब है कि अभी जो आप देख रहे हैं ना, रेट अगर पूर्णांक में मिलेगा तो ऐसे करना है, रेट अगर भिन्न के फॉर्म में मिलेगा फिर क्या करना है उसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 साल वाले में और 3 साल वाले में इन कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 80% क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर पूछा जाता है। ठीक है, बाकी के 20% क्वेश्चन के लिए हम लोग अलग से भी एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट से आपका काम इस टॉपिक के अंदर नहीं चलना है। ठीक है, चलिए, तो आपने अभी सीखा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना कितने साल के केस में, 3 साल के केस में। अब 3 साल के केस में एक चीज़ और आपको जानना है, जो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। और क्या जानना है, तो जैसे आप 2 साल के केस में ना CISI में डिफरेंस निकालना सीखे थे, वैसे ही हम लोग 3 साल के केस में ना
CI और SI में डिफरेंस निकालना सीखेंगे। तो आइए CI और SI में डिफरेंस क्या होगा देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग समझते हैं। देखिए डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करना है, तो बस इसी फॉर्मूला को देखिए, SI को आप इस तरफ ले आइए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, दशमलव अपने स्थान पर। बाकी के चीज़ों को आप वैसे ही लिख दीजिए, SI गुना R कॉमा रेट का क्यूब। और अब आपको क्या करना है, इस दोनों का यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या करना है, अंतिम 2 अंक लिखना है। ठीक है, सेम ही चीज़ है, हमें CI SI में अगर डिफरेंस निकालना होगा तो SI दशमलव इतना था तो बस SI को इस तरफ ले जाइए। 1.5 का मतलब है 1 प्लस 0.5 है ना, तो SI दशमलव इतना का मतलब SI प्लस दशमलव इतना हम लिख सकते हैं। तो SI प्लस में इधर लाएंगे तो SI माइनस में, तो इधर क्या बचेगा, 0 SI गुना R कॉमा रेट का क्यूब। तो बाकी पार्ट का आप कैलकुलेशन करके ना क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं CI और SI में डिफरेंस। जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेकर के इसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में रेट आपका दे दिया 6% और टाइम आपका दे दिया 3 साल। रेट 6% और टाइम कितना दे दिया, टाइम आपका दे दिया 3 साल। ठीक है, अब आप बता दीजिए कि CI SI में डिफरेंस कितना का होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो डिफरेंस है ना वह कितना का होगा। अब ध्यान से इसको समझिएगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, रेट का क्यूब। तो रेट कितना है, 6 का क्यूब 216। 6 का क्यूब क्या होगा, 216। तो 216 पूरा नहीं लिखना है, इस दोनों का अंतिम 2 अंक तो 16 लिखिए। हासिल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आगे SI गुणे R, SI गुणे R तो 6 त्रिक 18, 6 108, 108 और 2 कितना होगा, 110। 110 का अंतिम 2 अंक लिखिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 110 का अंतिम 2 अंक 10 हो जाएगा। आगे दशमलव है तो दशमलव, अब आगे 0, तो आगे तो कुछ कैलकुलेशन है नहीं, तो जो हासिल बचा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो 1.1016 चेक कर लीजिएगा एक बार। सबसे पहले रेट का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216, 216 का अंतिम 2 अंक लिखेंगे तो 16 लिखेंगे, बचेगा कितना, 2। आगे अब आगे SI गुणे R लिखना है, तो 6 त्रिक 18, 18 6 108, 108 और 2 हासिल वाला 110, इसका भी अंतिम 2 अंक लिखना है तो 10 लिखेंगे, दशमलव। अब आगे क्या था आपका, 0 था, तो जो भी हासिल था उसको यहाँ पे लिख दिए। 1.1016%, यही आपका क्या होगा, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अभी तक आप क्या क्या देख चुके हैं, अभी तक आप देख चुके हैं कि अगर केस 2 साल का हो, सबसे पहली बात तो 1 साल के केस में CI बराबर SI होगा। 1 साल के केस में जो CI निकालेंगे वो SI मेथड से ही, यानी जो रेट होगा वही CI होगा। लेकिन अगर केस 2 साल का होगा, अगर केस 2 साल का होगा तो CI बराबर SI प्लस रेट का स्क्वायर। रेट का स्क्वायर जब भी करेंगे दशमलव 2 अंकों के बाद। CI SI में डिफरेंस क्या होगा, रेट के स्क्वायर के बराबर। रेट का स्क्वायर किए दशमलव 2 अंकों के बाद करेंगे। और अगर CI और SI दोनों दे दिया जाए उस केस में रेट बराबर CI माइनस SI बट्टा हाफ गुणे SI गुणे 100। यह चीज़ आप देखे हैं 2 साल के केस में। और 3 साल के केस में हमें इतना फॉर्मूला को यूज करना है, केवल इतना ही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है 3 साल के केस में। एक CI निकालने वाला और एक CI SI में डिफरेंस निकालने वाला। इसको याद कर लेते हैं, तो इसके जगह बस 0 करना है, बाकी तो सेम ही चीज़ है ना। 3 साल के केस में CI बराबर क्या होगा, SI दशमलव SI गुना R कॉमा रेट का क्यूब। इस दोनों का अंतिम 2 अंक लिखना है, बाकी जो अंक बचे उसको क्या करना है, अगले के ऊपर हासिल के रूप में कैरी करना है। CI SI में डिफरेंस क्या होगा, 0 दशमलव, यह दशमलव है, SI गुना R कॉमा रेट का क्यूब। इस दोनों का अंतिम 2 अंक लिखना है, बाकी जो अंक बचे उसको अगले के ऊपर हासिल के रूप में कैरी करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 साल के केस में और 3 साल के केस में हम लोग अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। इसके अलावा और भी कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखना है इसमें। जैसे अगर मान लीजिए कि रेट भिन्न के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे, टाइम अगर भिन्न के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे, टाइम 2.5 साल रहे 3 साल रहे तब क्या करना है, ब्याज का संयोजन छमाही हो तिमाही हो तब हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपको बताई गई हैं, केवल इतनी चीज़ों को ना आपको बस अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि जब आप अगला क्लास करें और वहाँ पे चक्रवृद्धि, वहाँ पे जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट लिखे 2 साल का है ना, डायरेक्ट 3 साल का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लिखे तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अलग अलग रेट लिख करके आपको प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेना है। वापस मुलाकात होगी अगले दिन कंपाउंड इंटरेस्ट के दूसरे क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।